आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल A+ मैथमेटिक्स में। Welcome you in mathematics class. Hope all of you are fine. So today's topic is set theory of class 11. This is part 1. So first of all you should know what is a set. What is a set? Set होता क्या है? Any well-defined collection of object is known as set. मतलब कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कोई भी एक कलेक्शन हो उसको हम सेट बोलते हैं। जैसे कलेक्शन ऑफ बुक्स, कलेक्शन ऑफ नोटबुक्स, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स नेम, कलेक्शन ऑफ बॉयज नेम। तो इस तरह की जो कलेक्शन होती है उस कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं, बट एक कंडीशन अप्लाई है, दैट शुड बी वेल डिफाइंड। Now what do you mean by well defined? Well defined means which remain same for everyone. जो रिजल्ट सबके लिए सेम रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि नेम राइट डाउन द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। अगर मैं कहूं कि 11th क्लास के सभी बच्चों के नाम लिखो या 11th क्लास के सिर्फ सभी बॉयज़ के नाम लिखो, तो वो रिजल्ट सभी के लिए सेम रहेगा। अगर हम अपने स्कूल की बात कर रहे हैं, इट विल से राइट डाउन नेम ऑफ ऑल द बॉयज़ ऑफ क्लास 11th ऑफ आवर स्कूल। हमारे स्कूल के 11th क्लास के सभी बच्चों, सभी बॉयज़ के नाम लिखो। तो वो जो रिजल्ट है, चाहे वो कोई भी टीचर है, सभी के लिए सेम रहेगा। अगर मैं किसी बच्चे को ड्यूटी लगा दी कि आपने उन सभी बॉयज़ के नाम लिखने हैं क्लास 11th के अपने स्कूल के, तो वो रिजल्ट सेम रहेगा। मीन्स दैट इज ए वेल डिफाइंड। अगर मैं कहूँ कि बेस्ट सिंगर ऑफ योर क्लास, नाउ अगर मैं बेस्ट सिंगर कहूँ तो वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि बेस्ट सिंगर वेरी करता है। क्या पता जो बच्चे ने आगे परफॉर्म किया, अगर सपोज उसने इंग्लिश में परफॉर्म किया, कोई इंग्लिश सॉन्ग गाया उसने, और ऑब्वियस है वो सबकी अब इंडिविजुअल की जो पसंद है वो अलग अलग है। किसी को इंग्लिश सॉन्ग नहीं पसंद तो उसके लिए वो बेस्ट सिंगर नहीं है, किसी को हिंदी सॉन्ग पसंद है, किसी को पंजाबी सॉन्ग पसंद है। ठीक है ना। तो इसका मतलब वो जो होगा कि बेस्ट सिंगर ऑफ योर क्लास, वो एक वेल डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि वो रिजल्ट वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। ठीक है। या और बेस्ट और बढ़िया एग्जांपल देखो इसका, अगर मैं कहता हूँ ए कलेक्शन ऑफ ऑल बैट्समैन ऑफ आवर कंट्री इंडिया, हमारे इंडिया के सभी बैट्समैन की कलेक्शन, सभी बैट्समैन के नाम लिखने हैं, तो वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा? है क्या वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा? ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि जो हमारी कलेक्शन है बैट्समैन की, सभी बैट्समैन की जब बात चल रही है, वो एक वेल डिफाइन होगा, क्योंकि वो सबके लिए रिजल्ट सेम होगा। हाँ, अगर हम कहें कि कलेक्शन ऑफ 10 बेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडिया, अब ये एक वेल डिफाइंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑब्वियस है, अब बेस्ट बैट्समैन तो अब आपकी चॉइस अलग है, मेरे को कोई और पसंद है, किसी और को कोई पसंद है, किसी को हार्दिक पसंद है, किसी को सचिन पसंद है, किसी को युवराज पसंद है। वो एक जो आपकी चॉइस है वो अलग अलग वेरी करेगी। इसका मतलब ये जो आपका कलेक्शन ऑफ 10 बेस्ट बैट्समैन है, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। कलेक्शन वेल डिफाइंड का मतलब जो सबके लिए सेम रहे। सिंपल लैंग्वेज में द रिजल्ट विच रिमेन सेम फॉर एवरीवन, उसको हम क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड। ठीक है। एक एग्जांपल और देखो, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि what do you mean by well defined. If I will say a collection of novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए नॉवेल्स, क्या ये एक वेल डिफाइन होगा? यस, इट इज अ वेल डिफाइन। ठीक है, क्योंकि हम नॉवेल्स जितने भी मुंशी प्रेमचंद ने लिखे हुए हैं हमने सबको ले लिया। अगर मैं सिंपल कहूँ कि बेस्ट नॉवल कौन सा होगा,
तो ऑब्वियस है बेस्ट नोवेल अब वेल डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि किसी को पसंद आया, किसी को नहीं आया। किसी को मुंशी प्रेमचंद का पसंद है, किसी को चेतन भगत का पसंद है, तो वो वेरी करेगा कि आप कौन से राइटर की बात कर रहे हो। ठीक है, वो आपका जो चॉइस होगी वो अलग अलग होगी। मीन्स अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद इज वेल डिफाइंड एंड हेंस इट फॉर्म्स अ सेट। ये वेल डिफाइंड होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब डेंजरस एनिमल किसको बोलेंगे? डेंजरस एनिमल ऑब्वियस है, टाइगर है, लॉयन है, ये सबके लिए डेंजरस है। बट कुछ पर्सन के लिए डॉग भी डेंजरस है, कईयों को तो कुत्ते से भी डर लगता है, समझे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको मैं कहूँ सबसे डर, आपको ज़्यादा डर किसको लगता है? कोई कहेगा कुत्ते से डर लगता है, कोई कहेगा मुझे शेर से डर लगता है। तो वो एक कलेक्शन नहीं हो पाएगी। अब जो किसके पास पेट है कुत्ता, उसके लिए वो डॉग उसके लिए डेंजरस एनिमल नहीं है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये वेरी करेगा, किसी के लिए वो पसंदीदा एनिमल है, किसी के लिए वो डेंजरस एनिमल है। ठीक है, इसका मतलब वी कैन से ये जो डेंजरस एनिमल्स की कलेक्शन होगी इट इज नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है ना, बिकॉज मोस्ट डेंजरस एनिमल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक बंदे से दूसरे बंदे से अगर आप बात करोगे, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के व्यूज लोगे, तो उनके लिए इसकी डेफिनेशन अलग अलग होगी, कौन हमारे लिए डेंजरस एनिमल है और कौन सा नहीं है। ठीक है, अंडरस्टूड। वेल डिफाइन आपको अच्छे से पता होना चाहिए वेल डिफाइन कलेक्शन क्या होती है, क्योंकि आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में वेल डिफाइन के ऊपर ही सारा टॉपिक है। आगे देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। अब मुझे बताओ, जे लेटर से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से महीने हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बस 3 मंथ्स है। अब ये जो 3 मंथ्स है वो सबके लिए सेम है, चाहे वो आप देखो, चाहे मैं देखूं, चाहे कोई आपके नेबर में देखे, कोई भी हो, उसके लिए वो रिजल्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स, कौन कौन से मंथ होंगे आपके कलेक्शन में? मंथ कौन कौन से होंगे हमारे? जनवरी, जून एंड जुलाई। ठीक है, याद रखना, जब हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो देखो ये मैंने मिडिल ब्रैकेट लगाई है, ये मिडिल ब्रैकेट हमेशा लगानी है। मिडिल ब्रैकेट लगाने के बाद जो बीच में एलिमेंट्स है उसके बीच में हम कोमा लगाते हैं, ये बहुत जरूरी है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट है। अगर आपने जनवरी, जून, जुलाई सिंपल लिखा और ब्रैकेट को बंद नहीं किया तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मिडिल ब्रैकेट का यूज करते हैं। मिडिल ब्रैकेट से ही स्टार्टिंग होगी, मिडिल ब्रैकेट से ही बंद करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, नाउ मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के कौन कौन से मेथड है? हमारे पास 2 मेथड है। ठीक है, जो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड इज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या होती है? इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट आर लिस्टेड। ठीक है, ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट आर लिस्टेड। लिस्ट का मतलब लिस्ट के अकॉर्डिंग उसको लिख देते हैं, बट द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय द कॉमास। ठीक है, मैंने जैसे अभी बताया जनवरी, जून, जुलाई, उनके बीच में कॉमा जरूर लगाना है, एंड दे आर एनक्लोज्ड विद दिस ब्रैकेट। ब्रैकेट कौन सी? ये वाली मिडिल ब्रैकेट। मिडिल ब्रैकेट ही यूज करनी है, ना ही तो स्मॉल वाली ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, ना ही स्क्वायर ब्रैकेट, जो बड़ी ब्रैकेट होती है उसको यूज करना। आपको हमेशा मिडिल ब्रैकेट ही यूज करनी है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट एंड दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज रोस्टर फॉर्म। उसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, उस तरह की प्रेजेंटेशन को। फॉर एग्जांपल देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पर एलिमेंट्स के बीच में कोमा है और साथ में मैंने ब्रैकेट लगा दी है, तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म से अलग है। ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे? इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पोजेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी which is not possessed by any element outside the set। मतलब उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। ठीक है, वो सब के सब एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। फॉर एग्जांपल ये जो लिखा है x डॉट, ये कोलन बोलते हैं, ये दो डॉट लगाइए, कोलन बोलते हैं। ऑल दोज x
सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब बताओ नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या आंसर होगा इसका? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 1 2 3 4 5 है दे ऑल आर नेचुरल नंबर एंड 1 2 3 4 5 दे ऑल आर लेस देन 6 ऑल्सो। समझ आया? मतलब उस सेट के एलिमेंट जो हैं 1 2 3 4 5 वो एक ही कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। उन सब की दे ऑल पोजेस्ड वन सिंगल प्रॉपर्टी, उन सब में सिंगल प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? दे ऑल आर नेचुरल नंबर लेस देन 6। जब हम ऐसे 1 2 3 4 5 की फॉर्म में लिखेंगे उसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। पर जब हम उसको ऐसे वर्डिंग की लिखते हैं कि ये है क्या नंबर, जैसे इसी को अगर मैं कहूँ, आपका क्वेश्चन क्या होगा 1 2 3 4 5 है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, मतलब इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है वो प्रॉपर्टी को लिखना, उसको हम क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। समझ आया? सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब उस प्रॉपर्टी को लिखना जो प्रॉपर्टी उस सेट के साथ एसोसिएट है। ठीक है, अब ये जो है हम इसको रीड कैसे करते हैं? ये x डॉट वाले को इसको हम कैसे रीड करते हैं? ऑल दोज x सच दैट, मतलब ये रीड करने का मतलब इसको बोलते कैसे? अब आपसे कहूँगी सेट बिल्डर फॉर्म बोलो, बच्चे कहेंगे x डॉट x इज अ नेचुरल नंबर, वो x डॉट वगैरह नहीं बोलते। हम इसको कैसे बोलते हैं? ऑल दोज x। जैसे इस वाले को मैं क्या बोलूँगा जी, मैंने एग्जाम्पल दिया अभी, ऑल दोज x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। देखो x इज अ नेचुरल नंबर बाद में बोल रहा हूँ, जो x और कोलन का है इसी को हम क्या बोलेंगे? ऑल दोज x सच दैट। उसके बाद हम उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। समझ आ गया? क्लियर हुआ? सो यही है x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए सेट बिल्डर फॉर्म और इसके बारे में रोस्टर फॉर्म के बीच में डिफरेंस। ठीक है, आगे देखिए कुछ एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं इसको। आपको राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन होगा, एक कॉमन प्रॉपर्टी गिवन होगी। अब नाउ देखो प्रॉपर्टी क्या गिवन है कि x इज एन इंटीजर एंड इट लाइज बिटवीन -3 एंड 7। मतलब आपको एक ऐसा इंटीजर बताना है, इंटीजर समझते हो ना, -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 4 दे ऑल आर इंटीजर्स। ठीक है, आपको इंटीजर बतानी है जो -3 और 7 के बीच में लाई करती है, -3 से ग्रेटर और 7 से लेस। -3 से ग्रेटर कौन होगा? जो इंटीजर लेफ्ट में होती है वो इंटीजर ग्रेटर होती है। ठीक है, याद रखना नंबर लाइन पे अगर आप प्लॉट करो 1 2 3, जो लेफ्ट में आपके राइट में इंटीजर होगी वो राइट वाली इंटीजर हमेशा बड़ी होगी, लेफ्ट वाले इंटीजर से राइट वाली इंटीजर बड़ी होगी। तो -3 के राइट में कौन है? -2 -1 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाएंगे? 6 तक, बिकॉज हमें 7 से लेस लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? आंसर होगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। मतलब ये जो प्रॉपर्टी एसोसिएट थी, ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो ये होगा। इसको क्या बोलते हैं? हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। ये हमें जो गिवन था वो सेट बिल्डर फॉर्म में है। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब एक प्रॉपर्टी देना, और रोस्टर फॉर्म का मतलब उस प्रॉपर्टी के बेस पे क्या आंसर होगा उसको हम क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। एक और एग्जांपल देखते हैं, x is a 2-digit natural number such that sum of the digit is 8। अब आपको ऐसे 2 डिजिट नंबर लेने हैं जिनमें डिजिट का सम 8 आ जाए। जैसे मैं ले लेता हूँ 53 के अंदर 5 और 3 को प्लस करेंगे यू विल गेट 8। ठीक है, मतलब आपको ऐसे 2 डिजिट नंबर सेलेक्ट करने हैं जिसमें उन दोनों का सम कितना हो? 8 हो। ठीक है, तो इसमें आप बता सकते हो 17 है ना, 17 8 बन जाएगा दोनों को प्लस करके, 26 बन जाएगा, 35 बन जाएगा, 44 बन जाएगा। इस प्रॉपर्टी के बेस पे मैंने वो सारे एलिमेंट लिख लिए। इनमें से कोई भी आप लोगे उनका अगर आप प्लस करोगे 2 + 6 8 आएगा, 5 + 3 8, 4 + 4 8, 6 + 2 8। आप कोई भी दोनों डिजिट के अगर दोनों डिजिट्स को प्लस करोगे तो यू विल गेट 8।
सो ये हमारी एक प्रॉपर्टी है और उसके बेस पे ये हमारा रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, सेट को रिप्रेजेंट मैंने कहा था आपको ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करना है, चाहे वो सेट बिल्डर फॉर्म हो चाहे वो रोस्टर फॉर्म हो। सेट बिल्डर फॉर्म में हम प्रॉपर्टी को ऐसे एसोसिएट, जो प्रॉपर्टी है उसको लिखते हैं और जो एलिमेंट्स हैं उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं अगर रोस्टर फॉर्म। रिप्रेजेंट इस सेट को कैपिटल लेटर से करते हैं। देखो इस सेट को मैंने ए लेटर से रिप्रेजेंट किया, ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ऐसे आप उसको रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, और जो एलिमेंट है उसको हम स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं अगर हमारा कोई अल्फाबेटिक फॉर्म में आएगा तो। ठीक है, सेट ऑफ ऑल द लेटर इन द वर्ड ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोमेट्री वर्ड गिवन है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कौन कौन से लेटर यूज हैं। ट्रिगोमेट्री में हमारा है टी है, आर आई जी ओ एन ओ एम ई टी आर वाई। बट याद रखना जब हम सेट रोस्टर फॉर्म लिखते हैं एलिमेंट जो रिपीट होगा उसको बार बार नहीं लिखते, एलिमेंट को हम बार बार रिपीट नहीं करते। जैसे आप यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर देखो ओ 2 बार है तो हम इसको 1 बार ही लिखने वाले हैं। टी भी 2 बार है, चाहे 3 बार हो चाहे 4 बार हो, हम उसको 1 बार ही लिखेंगे। ठीक है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा। टी लिखा, आर आई जी ओ एन, ओ नहीं लिखा दोबारा क्योंकि ओ मेरा आ चुका ऑलरेडी। एम ई टी और आर ऑलरेडी आ चुका है तो उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसको हम दोबारा नहीं लिखते। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर एक और वर्ड आता है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। मैं कहूँ कि व्हाट इज कार्डिनलिटी ऑफ सेट ई। ई सेट की कार्डिनलिटी कितनी है? कार्डिनलिटी का मतलब उसके कितने एलिमेंट हैं, तो उसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो 9 एलिमेंट है, ये 9 क्या हुआ? 9 हुआ कार्डिनलिटी ऑफ सेट ई। मतलब ई सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, उस नंबर ऑफ एलिमेंट को हम कार्डिनलिटी बोलते हैं। ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट। नेक्स्ट राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अभी हमने क्या किया, प्रीवियस एग्जांपल हमने क्या किया, हमने रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिखा। अब हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर में लिखेंगे। अभी हमने क्या किया, हमने सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिखा। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इस रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने वाले हैं। ठीक है, सो हमारा जो कन्वर्ट करते हैं इसको 2 4 8 16 32। अब आप चेक करो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आपको चेक करनी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। 2 4 8 16 32। अगर आप ध्यान दो इसमें जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 2 रेज़्ड टू पावर 3 8 बन जाएगा, 2 रेज़्ड टू पावर 4 16 बन जाएगा, है ना। तो वी कैन राइट डाउन, ये तो आपको पता लगा है, ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट आर नेचुरल नंबर एंड दैट आर पावर ऑफ 2। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, all those x such that x equal to 2 raised to power n, क्योंकि 2 की पावर n है और where n क्या होगा, n belong to natural number। बट नेचुरल नंबर तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 चलता रहेगा अप टू इंफिनिटी। हमें इसमें सेट में सिर्फ 5 एलिमेंट चाहिए, तो इसका मतलब जो n होगा दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5। इस प्रॉपर्टी में अगर आप ये ना भी लिखो कि ये वाली प्रॉपर्टी, लेफ्ट साइड वाली प्रॉपर्टी नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने नेचुरल नंबर ले लिया। नेचुरल नंबर ऑब्वियसली 1 से स्टार्ट होगा और इसको लेस देन इक्वल टू 5 अगर हमने लिखा है तो इसका मतलब 5 या 5 से लेस, तो 5 या 5 से लेस नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 ही बनेगा। आप चाहो तो यहाँ पर इस एंड के बाद आप सिंपली लिख सकते हो n लेस देन 6 भी लिख सकते हो, क्योंकि n लेस देन 6 का मतलब भी 1 2 3 4 5 ही होगा। समझे? मतलब जो प्रॉपर्टी एसोसिएट है वो पर्सन टू पर्सन, अगर आपकी क्लास में अलग अलग बच्चे हैं तो उनका आंसर अलग अलग वेरी कर सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी इसका आंसर आपका बुक से मिले। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म वेरी कर सकता है। आगे देखिए 1 4 9 अप टू 100। चेक करो इसमें क्या प्रॉपर्टी एसोसिएट है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो इसके अंदर एसोसिएट है।
अगर आप ध्यान दो, देखो 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है और 100 भी परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर जो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, दे ऑल आर परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, सो हाउ यू राइट डाउन ऑल दोज x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर। बट परफेक्ट स्क्वायर तो 10 तक है ना, तो इसलिए हमने उसको क्या लिखा, 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 10। मतलब n की वैल्यू जो होगी वो 1 से लेकर 10 के बीच में होगी और x जो होगा वो n स्क्वायर के इक्वल होगा। एक कंडीशन और मैं इसमें मिस कर गया, इसमें साथ में कॉमा लग के आएगा n बिलोंग टू इंटीजर्स या n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, वो लिखनी जरूरी है। यहाँ पर ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि अगर आपका नेचुरल नंबर नहीं हुआ 1 और 10 के बीच में तो 1.5 भी आता है, 2.25 भी आएगा, 2.3 भी आएगा, तो उसका स्क्वायर तो यहाँ पर नहीं है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर एक साथ में कंडीशन और लगेगी, एक साथ में कोमा लगा के आप लिख सकते हो n बिलोंग्स टू n, जैसे मैंने ऊपर लिखा n बिलोंग्स टू n भी यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है मे बी। यस, नेक्स्ट इज 2 3। अब ये जो 2 3 है, आप ध्यान दो ये है क्या, 2 3 आर डिवाइजर ऑफ 6, डिवाइजर ऑफ 6। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, all those x such that x is a divisor of 6। ठीक है, यहां पर क्या बन जाएगा, x is a divisor of 6। क्लियर? नेक्स्ट इज ये आगे अगेन एक वो हमारा था अब तक सेट को रिप्रेजेंट करना, अब सेट के बाद आता है एक होता है प्रॉपर्टी हमारी बिलोंग्स की। इफ a is an element of a set A, then we say that A belongs to A and it is represented by this Greek symbol जिसको हम बोलते हैं belongs to। ठीक है, इस साइन को belongs to बोलते हैं। मतलब can we say dog belongs to set of animals? Yes. Can we say dog या lion belongs to set of birds? क्या birds के अंदर lion होगा? नहीं होगा, तो वो does not belong हो गया। belong का मतलब जो उस ग्रुप में से ही एलिमेंट है। ठीक है, और जब अगर एलिमेंट बिलोंग करेगा then we write down, thus we write A belongs to A। अगर वो एलिमेंट उस सेट में से है then we write down A belongs to A। एंड अगर वो उसको बिलोंग नहीं करता then we write down B does not belong to A। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रवि बिलोंग्स टू बॉयज हॉस्टल। बॉयज हॉस्टल में तो उसमें रवि नाम को कोई लड़का है तो बिलोंग करेगा, इसका मतलब रवि बिलोंग टू बॉयज हॉस्टल, बिलोंग को हमने इस साइन से रिप्रेजेंट किया। बट वी कैन से रवि डज नॉट बिलोंग टू गर्ल्स हॉस्टल, वो गर्ल्स हॉस्टल को बिलोंग नहीं करता, क्योंकि रवि जो नाम का लड़का है वो बॉयज हॉस्टल को ही बिलोंग करता है। समझ आ गया बिलोंग्स का मतलब? बिलोंग्स का मतलब वो क्या एलिमेंट उस सेट के अंदर है जिस सेट की बात चल रही है। देखिए, अब आपको एक सेट गिवन है, ए सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6। हमें बताना है क्या जो एलिमेंट आगे जो क्वेश्चंस के अंदर एलिमेंट होगा वो बिलोंग्स होगा या डज नॉट बिलोंग होगा। बताइए, क्या 5 ए के अंदर है? 5 ए सेट के अंदर है। ए सेट देखो 1 2 3 4 5 6, यस 5 यहाँ पर है तो 5 बिलोंग होगा। यस, 5 बिलोंग्स टू सेट ए। हम ये साइन लगा देंगे बिलोंग्स का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्या 8 इस सेट को बिलोंग करता है? नहीं बिलोंग करता, सो विल पुट दिस साइन, इट डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। सिमिलरली, क्या 0 इस सेट को बिलोंग करता है? नहीं करता, इट डज नॉट बिलोंग। क्या 2 ए को बिलोंग करता है? क्या 2 सेट ए के अंदर है? यस, सो वी विल पुट बिलोंग साइन। यही है आपका बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स, इसके अलावा कुछ नहीं है। सो इस तरह से आपका ये जो टॉपिक है जो फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होती है। इसके बेस पे आप क्वेश्चन ट्राई करना। क्वेश्चंस आर क्वाइट सिंपल। कोई डाउट्स है यू कैन आस्क मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, राइट, एंड आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड बी सेफ फ्रॉम कोविड। ध्यान रखें अपने आसपास, सफाई का ध्यान रखें।
थैंक यू।